हेलो। देखिए, पत्रकारिता का जो कैरियर है वो तो मेरे बराबर में मेरे पहले संपादक बैठे हुए हैं, अंकुश श्रीवास्तव जी। अमर उजाला में फर्स्ट ब्रेक मुझे दिया था इन्होंने मेरठ में, और सही मायनों में शुरुआत तो इन्होंने ही कराई थी, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस अवसर पर वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो पत्रकारिता 25 साल से ज़्यादा की हो चुकी है, और मेरे मन में हमेशा किसी भी नई चीज़ को अटेम्प्ट करने की हमेशा से एक जिज्ञासा रही है कि कोई भी नई चीज़ आए तो उस पर मुझे सबसे पहले आना है। मैं आपको बताऊं कि 15 साल पहले शायद जब फेसबुक शुरू हुई थी, तो उस समय तो आपको पता होगा कि मोबाइल में सब कुछ चीज़ें नहीं चलती थी, उस समय लैपटॉप से सारा काम होता था। तो उस समय फेसबुक आईडी बनाने के लिए मैंने पता नहीं कितने लोगों से कहा था कि मेरी फेसबुक आईडी बनाओ, मुझे फेसबुक पे आना है, फेसबुक पे आना है, ट्विटर पे जाना है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ट्वीट करते थे। एक दिन वैसे ही ट्वीट करते करते अमिताभ बच्चन से मैंने कहा कि सर प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। उन्होंने 1 मिनट में मुझे फॉलो कर लिया, पता नहीं कैसे। तो हर चीज़ को, नई भी कोई भी चीज़ आती थी उसे अटेम्प्ट करने के अंदर की जो मेरे अंदर एक वो बनी रहती थी कि मुझे ये करना ही है, करना है। तो यूट्यूब जर्नी मेरी वहीं से शुरू हुई। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो उससे पहले हमारा ऑफिस कनॉट प्लेस में है, और क्या होता था कि ऑफिस में काम तो शाम को 4-5 बजे शुरू होता था, मैं थोड़ा जल्दी आ जाता था। तो उसी दौरान मुझे किसी ने कहा कि यार यूट्यूब पे आप कुछ ट्राई करो, और आप बोलते भी अच्छा हो, लिखते भी अच्छा हो, क्योंकि मैंने पहले कुछ फिल्मों के रिव्यू वगैरह किए थे, वो कुछ लोगों ने देखे, उन्होंने कहा कि आप बनाओ, लेकिन पॉलिटिकल आपके वीडियो जो है वो ज़्यादा पसंद किए जाएंगे, क्योंकि आपका 1-2 पॉलिटिकल वीडियो आपके चैनल पे पड़ा हुआ है और उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अचानक से, और मुझे पता नहीं था। मैंने उस दिन उसको क्लिक करके देखा तो देखा कि वो 2 दिन में वीडियो डाला और उसे 60,000 लोगों ने देख लिया। तो उसके बाद ये जर्नी शुरू हुई। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके थे, कंटेंट खूब भर भर के मिल रहा था, किसी भी मुद्दे पर आप बोल दो तो उसी पे आपको व्यूज़ मिल जा रहे थे। तो इस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई। ऐसे ही कनॉट प्लेस में 12 खंबा रोड पे घूमते घूमते मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया। उस समय तो माइक भी नहीं थे, जो ईयरफोन होता था उसके माध्यम से सब कुछ होता था, उसी को यहाँ पे लगाया और वीडियो बना लिया। तो उसे अपलोड किया, रिस्पांस मिलना शुरू हो गया। 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह से व्यूज़ आने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। तो धीरे धीरे ये जर्नी ऐसे बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ कि कोविड का टाइम आया। मेरा बेटा बैठा हुआ है यहाँ, अर्जुन, उसे कोविड हुआ, और मुझे उसके साथ 20-25 दिन घर पे गुजारने पड़े, उसकी देखभाल में, सब चीज़ों में। तो मैंने क्या किया कि उसी दौरान मैंने रात में लाइव करने का एक सिलसिला शुरू किया अपने चैनल पे। मैंने कहा कि अब सारा दिन तो डॉक्टर और दवाइयों के बीच में गुजर रहा था, तो शाम के समय क्या किया जाए। तो शाम के समय मैंने लाइव करना शुरू किया घर से ही, अपने ऐसे ही मोबाइल रखा और अपने चैनल पे जो भी दिन भर की कोई खबर थी उस पर लाइव करना शुरू किया। तो उस पर मैंने देखा कि पहले दिन 200 लोग लाइव आ गए, 400 आ गए, 500 आ गए, फिर कई बार तो 4-4, 5-5 हज़ार तक लोग लाइव आने लगे। कोविड के समय में सब लोग घर पे थे, टाइम गुजारना था। जिन लोगों को पॉलिटिक्स का कीड़ा होता है उन्हें कुछ ना कुछ देखना होता है शाम को। तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा चीज़ क्लिक की। संपादक जी बगल में बैठे हुए हैं, मैंने कहा कि सर अब मैं लाइव करूँगा अपने चैनल पे और मैं नौकरी नहीं करूँगा। सर ने कहा कि भाई नौकरी भी करते रहो और लाइव भी करते रहो। सर ने मुझे खूब कहा कि हमारी तरफ से पूरी छूट है कि आप वीडियो भी बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर 2 नाव पे सवार होऊंगा तो डूब जाऊंगा, और नई चीज़ अटेम्प्ट करने का मुझे हमेशा से पैशन रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया 2021 में कि मैं अब केवल यूट्यूब पे काम करूँगा, और फिर एक चैनल बनाया, वो चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया। फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, 3 चैनल बनाए, और आज 1 मिलियन की कम्युनिटी है टोटल। तो ये सब इस तरीके से हुआ। इससे रिलेटेड एक मेरा सवाल है, मैं ये जानना चाहूँगी, डिजिटल और अखबारों के लिए कंटेंट बनाने की तुलना में किताब लिखने का अनुभव कैसा रहा आपका? आपकी डेब्यू बुक है। किताब लिखने का अनुभव बहुत ख़राब रहा। उंगलियां दर्द करने लगी, गर्दन दर्द करती थी यहाँ से, और शाम के समय कलाई में दर्द होता था बहुत ज़्यादा। एक वीडियो का नुकसान डेली करना पड़ा, क्योंकि प्रोजेक्ट था ये। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें, जो रेगुलर राइटर्स होते हैं, जैसा कि मैंने अब देखा है लोगों को कि वो किस तरीके से किताबें लिखते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रोज़ एक आर्टिकल लिख लेते हैं, 15 दिन में लिख लिया, 20 दिन में लिख लिया, और फिर जब चुनाव वगैरह आते हैं तो उस समय उसको कंपाइल करके एक किताब छाप देते हैं। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, इंग्लिश चैनल के, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके नाम में ही सर लगता है, वो ऐसे ही करते हैं। वो हमेशा कोई भी चुनाव आया किसी भी विधानसभा का, उन सबको वो लिखते रहते हैं, और फिर जब कोई बड़ा चुनाव आता है लोकसभा का तो उस समय उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो उनका एक पैटर्न है, वो 500-500 पेजों की, 600 पेजों की मोटी मोटी किताबें लिखते हैं। मैंने ये किताब 15 दिन में लिखी, 165 पेज, और 15 दिन में पीयूष जी से वायदा किया था कि इसे 15 दिन में आपको मैं लिख के दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे 15 दिन में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि छापने के लिए हमें कम से कम 3 महीने का समय चाहिए, 3 महीने में आपका लाइनअप होगा। फिर भी मैंने उन्हें पुश किया कि नहीं, मेरा थोड़ा जल्दी कर दो, क्योंकि चुनाव का कंटेंट है सारा का सारा, और फिर मज़ा नहीं आएगा अगर लेट हो जाएगा तो फिर हमने इस तरह से प्लान किया, इसको 15-20 दिन में लिखा, और फिर इसका जयपुर में हमने विमोचन किया था। जयपुर डायलॉग्स का जो मंच था, वहाँ से बड़ा मंच है, वहाँ पे इसको हिंदी में किया। और आप सब लोग तो जानते ही हैं, अगर पीयूष जी होते तो मैं उनसे रियल फैक्ट लेता। अमेजोन पर ये बुक पहले दिन से ही नंबर 1 थी, और 3 महीने तक लगातार नंबर 1 चलती रही, जब तक सर की किताब नहीं आई, वो जो सरनेम वाले हैं, क्योंकि उनके साथ एक बड़ा ब्रांड जुड़ा हुआ था, वो खुद में ही बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो फिर उन्होंने अपना प्रमोशन शुरू किया, फिर उनकी किताब नंबर 1 हो गई। और ये जो इंग्लिश वाला आज जिसका हम विमोचन करने जा रहे हैं, इंग्लिश वाले के बारे में तो ये था कि इसके पीछे भी मेरी जो यूट्यूब कम्युनिटी है, उन्हीं का ही प्रेशर था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो तमिल, तेलुगु, साउथ में जो मेरे वीडियो देखते हैं, उन्होंने कहा कि हम हिंदी सुन तो लेते हैं लेकिन हिंदी को पढ़ नहीं पाते, तो हम आपकी किताब कैसे पढ़े। तो उनके प्रेशर में कुछ विदेशों में, अमेरिका में वगैरह में जो हमारे फ़ैन हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें इंग्लिश में चाहिए। तो उसके बाद मैंने पीयूष जी के पास ये ऑफ़र रखी कि भाई इंग्लिश में डिमांड आ रही है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए फिर 3 महीने चाहिए, ट्रांसलेट करानी पड़ेगी इसको। लेकिन ये काम अब जल्दी हो गया, इसमें 3 महीने नहीं लगे, मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने में ये सारा काम हुआ, और आज किताब हमारे सामने है। देखिए, किताब की लोकप्रियता के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो मेरी यूट्यूब कम्युनिटी है, उसी का ज़्यादातर योगदान है। और वरना तो होता ही है कि बहुत एक कटु सत्य मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी रियलाइज़ किया और इस बुक के दौरान भी किया। आपके रिश्तेदार हैं कोई भी, या कोई पुराने दोस्त हैं, 2-3 अगर दोस्तों को छोड़ दें, मेरे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बचपन के दोस्त हैं, इन सब लोगों का तो बड़ा सपोर्ट रहा मुझे। आप किसी रिश्तेदार को अपने यूट्यूब का लिंक भी भेजेंगे ना व्हाट्सएप पे, तो क्लिक नहीं करता है। कुछ पुराने मित्र होंगे आपके, बहुत पुराने, जो आजकल आपके टच में नहीं है, आपके पत्रकार ही हैं बहुत सारे ऐसे, जिनके कभी कभी मैं व्हाट्सएप वगैरह पे उन्हें भेज देता था, तो कोई उसे क्लिक नहीं करता था। और इसी तरीके से किसी को कहेंगे कि आप हमारी किताब खरीद लो, तो वो किताब खरीदते नहीं है, वो सोचते हैं कि यार तू तो लेखक है, मुझे तो फ्री में कॉपी मिलनी चाहिए। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि यार तेरी किताब है, हमें खरीदनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, वो मेरा मानना है कि मेरे जो यूट्यूब कम्युनिटी के दर्शक हैं मेरे, मैंने एक बार किताब लॉन्च होने का ऐलान हमने इत्तेफाक से किया, जिस दिन हरियाणा का रिजल्ट आ रहा था, हमारा लाइव चल रहा था, 12,000 लोग लाइव देख रहे थे। तब मैंने उसको बुक को अनाउंस किया था कि हमारी जो हिंदी बुक है, हिंदुत्व की हैट्रिक, वो आ गई है, और आप चाहें तो प्री ऑर्डर अमेजोन पे उसे कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद तो नंबर 1 की और वो सब कहानियाँ चल गई। तो मुझे लगता है कि इसमें यूट्यूब कम्युनिटी जो है मेरी, उसका सबसे बड़ा योगदान है। जो लिखने का उद्देश्य था वो तो ये था कि हम चुनाव को कवर करेंगे, चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे उन्हें स्टेट वाइज कवर करेंगे। इसमें एक मीडिया को लेकर भी बहुत अच्छा सेक्शन है, जो लोग नहीं लिखते हैं। पत्रकार के बारे में कहने से बहुत डरता है, बच के चलता है कि यार मैं अगर किसी के बारे में आज कह दूंगा तो कल ये मेरे बारे में कुछ कहेगा। तो इसमें बड़ा लोग सेफ होके चलते हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई डर भय नहीं था। मेरी पीयूष जी से बात हुई कि मैं इसमें मीडिया के बारे में कुछ लिखूंगा और कुछ पत्रकारों के मैं नाम भी दूंगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने कहा मुझे क्यों दिक्कत होगी। मैंने कहा यार उन सबकी किताबें आपके यहाँ छपती हैं, कल वे कहेंगे कि यार अपनी किताब में आपने हमें ऐसे ऐसे लिखवा दिया। उन्होंने कहा कि आपको छूट है, आप जो कुछ लिखना है बिंदास आप लिखो। तो वो चैप्टर भी है इसमें। तो हमने इसको पूरे चुनाव को एनालाइज करने का एक हमने इसमें प्लान बनाया था, लेकिन अंत में जब धीरे धीरे मैंने इसको पढ़ा, अपने जो लिखे हुए को मैं दोबारा एडिट करता था, रात में दोबारा पढ़ता था, तो मैंने कहा कि यार इसका टाइटल क्या होगा।
टाइटल कैसे होगा, इसका थीम किस तरीके से हम बेस्ड रखेंगे, किस चीज़ पे बेस्ड रखेंगे। तो एक बड़ा नैरेटिव उस समय ये चला कि साहब 400 पार का नारा, 400 पार का नारा है और ये बीजेपी तो 240 पे अटक गई है, तो मोदी जी तो जीतने के बाद भी हार गए हैं, ये लोग कहने लगे। तो मेरा इसमें अपना व्यू ये था कि जो लोग इससे ये धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो फेल हो गई, फेल नहीं हुई है। ये जो 240 सीटें आई हैं ये उन्हीं की बदौलत आई हैं जो आज भी हिंदुत्व की विचारधारा या बीजेपी की विचारधारा उसमें बिलीव करते हैं। उन्हीं की वजह से आई है कि वो अपने 27 फ्लोर का जो उसका सोसाइटी का फ्लैट है उसमें से उतरता है, दोपहर में गर्मी में जाता है और वोट डालने के लिए डाल के आया है। तो ये हिंदुत्व की जो विचारधारा है, मेरा मानना है कि ये अभी गई नहीं है, और ये कितनी भी नीचे चली गई, तमाम इतना विपक्ष सारा एक हो गया, जो एक दूसरे को गालियां देते थे विपक्ष के नेता, वो सारे एक मंच पे आ गए। उसके बावजूद भी अगर 240 सीटें मोदी जी ले आए हैं तो आप समझ लीजिए कि हिंदुत्व का जो नैरेटिव है वो अभी है। और अभी आप यहाँ जाइए, ये जो पूरा आपका बुक फेयर चल रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किताबें हिंदुत्व और जो रिलीजन और इस पे लिखी हुई हैं उनकी सेल हो रही है। कि जो लोग इस तरह हिंदुत्व किसी भी तरह की विचारधारा के बारे में आप बात करेंगे तो उसे विभाजनकारी माना जाएगा। आप इस्लामिक सोच की अगर बात करेंगे तो उसे भी विभाजनकारी ही माना जाएगा। ये तो एक टेंडेंसी है, एक परंपरा है एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने की। तो मैं इसमें कुछ गलत नहीं समझता। हमारा देश हिंदू प्रधान देश है, अगर यहाँ पे हिंदुत्व की बात नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? अमिताभ बच्चन और मैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं ट्विटर पे, और मेरे ख्याल में दिल्ली में मेरे अलावा मैं नहीं जानता किसी पत्रकार को वो फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं अपनी बुक लेकर गया था उनसे मिलने के लिए, और हमने अपनी बुक दी भी है उनको। जब मैं महाराष्ट्र चुनाव कवर कर रहा था अभी नवंबर में, 20 या 22 नवंबर की बात है, तब हम मुंबई में थे। बच्चन साहब को किताब दी भी है उन्होंने, मेरी एक किताब की कॉपी उनके पास है, दूसरी पे उन्होंने ऑटोग्राफ करके दिए। भगवान जाने पढ़ी है या नहीं उन्होंने। तो बात यह है कि पत्रकार हैं। रवीना टंडन की बात जहाँ तक रही, तो रवीना टंडन तो हमारे ऑफिस में सर बैठे हुए हैं बगल में, वो तो अपने वीडियोस के और अपनी फिल्मों के प्रमोशंस के लिए आती थी। तो ऐसे ही वहीं मुलाकात हुई थी उनसे एक बार, और ट्विटर पे उनका मैसेज आया कि आपकी जो विचारधारा है, आप जिस तरह से खुल के बोलते हो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उनसे कहा तो इसके बदले आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा बताइए क्या करना है। मैंने कहा कि आप एक वीडियो छोटा सा मेरे चैनल के लिए प्रोमो आप बना के भेज दीजिए। वो आज सब लोग जानते हैं कि वो प्रोमो है और चलता है, और वो चैनल के साथ दिखाया जाता है। तो ये सब चलता रहता है। देखिए, यूट्यूब प्रभावित नहीं कर रहा है, यूट्यूब लीड कर रहा है। आज टीवी चैनल्स पे जो डिबेट्स होती हैं, जो लोग बैठते हैं पत्रकारिता में, जिनकी यूएसपी यही है कि वो टीवी चैनल्स पे बैठते हैं और गर्मा गर्म बहस करते हैं, सब करते हैं, आज उन सब से लोग ऊब रहे हैं। और ये जो चुनाव अभी गया है, मैंने इसमें अपना जो मीडिया वाला सेक्शन लिखा है उसमें मैंने ये बताया भी है कि ये जो चुनाव गया है, इस चुनाव को यूट्यूबर्स ने इन्फ्लुएंस किया है ज़बरदस्त तरीके से। तो यूट्यूब कम्युनिटी तो इस समय लीड कर रही है, बाकी सब तो उनके पीछे ही है। लिखूंगा, और मुझे लगा कि इस किताब में जो मैंने एक चैप्टर लिखा है मीडिया वाला, मुझे लगा कि अगली किताब मुझे उसी पे लिखनी पड़ेगी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पत्रकारिता में भी हैं, ये रितेश जी हैं बगल में बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कि हर चीज़ जो मीडिया पे आपके आजकल यूट्यूब की भाषा में उसको कहते हैं कि रोस्ट करते हैं, कि ये जो आपका ये यूएसपी बन चुका है। मैं आज जयपुर डायलॉग के कार्यक्रम में था, तो वहाँ पे तो मेरे जितने भी फैन थे वो कहते थे कि भैया आप जो पत्रकारों को इनको पेलते हो ना, इनका ठीक इलाज आप ही करते हो, आप इस पे ही ज़्यादा वीडियो बनाया करो। हालांकि वो मेरा चैनल 1.25 लाख कम्युनिटी का है, जो मेरा पॉलिटिकल है वो तो 8 लाख के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं। तो मुझे लगता है कि अगली किताब मुझे मीडिया पे लिखनी पड़ेगी, और प्रभात वालों के साथ ही मिलकर लिखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। क्या आपको लगता है जो आपने हिंदुत्व की हैट्रिक लिखी है, चौथी बार की कैसी स्थिति रहेगी? आप चूँकि पत्रकार हैं, पत्रकार लोगों से बातचीत करते हैं, और अब जो अभी तक तो ऐसे जा रहा था, अब जो बैसाखी आ गई तो चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो आगे अब कैसी जाएंगी? आपका नज़रिया क्या है? मुझे लगता है अगली बार 400 पार का नारा जो है वो बिल्कुल फुलफिल होगा, और कोई इसमें डाउट मुझे नज़र नहीं आता।
ये जो इस बार की बात आप कर रहे हो ना कि ये 240 क्यों रह गई, इस पे तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, तरह तरह से लोगों ने एनालिसिस भी किए कि भाई एक झूठ फैला दिया गया, संविधान बदल देंगे, 400 पार आ गई तो पता नहीं क्या कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो क्या होता है कि झूठ सच कितना भी हो वो बहुत जल्दी बाहर आ जाता है, और ये बहुत जल्दी बाहर आ गया। देखिए जून के महीने में रिजल्ट आए थे और उसके बाद चुनाव आया हरियाणा का, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई, महाराष्ट्र का आया सब क्लियर हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि ये 240 से नीचे नहीं, ऊपर जाएगा अगली बार। आप यहीं मिलेंगे, किताब लिखेंगे अगली 2029 पे भी। आप राजनीति पे काफ़ी वीडियो बना रहे हैं, दिल्ली पे थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए, क्या आपको नज़रिया लग रहा है? क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी या आम आदमी पार्टी जीत। दिल्ली को लेके क्या आपका? दिल्ली में तो 26 साल से नहीं लग रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी, तो क्या तो कोई नई बात तो है नहीं। तो हिंदुत्व बीजेपी को तो इस बार पाना ही पाना है, यहाँ से खोने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। और अब आज हम जब बात कर रहे हैं 6 तारीख को, तो कल तो आप सब लोगों ने एग्जिट पोल भी देखे ही होंगे। तो एग्जिट पोल के अगर ट्रेंड्स देखें तो वो तो इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ सरकार बना रही है। कितनी सीटें आएंगी, ज़्यादा आएंगी कम आएंगी, उसका वो इशू नहीं है बीजेपी के लिए। तो यहाँ मुझे लगता है कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी का जो यहाँ पे लक्ष्य मुझे लग रहा है वो है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे सत्ता हासिल की जाए। और अगर बीजेपी यहाँ सत्ता हासिल करेगी तो फिर मुझे लगता है कि 15-20 साल कहीं जाएगी नहीं, फिर यहाँ से इस तरीके से आएगी।